अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर हरगिज़ मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, आज के एजेंडा पर हमारे पास है एडजर्नल मोशन नंबर 335/24 मूव्ड बाय मिस्टर मोहम्मद साकिब खुर्शीद MPA PP एंड अदर्स PP 233। तो इसी फर्स्ट एजेंडा आइटम को सबसे पहले अगर ले लिया जाए। ज़रूर। कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नौइयत के मसले को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी की जाए। मामला यह है कि कौमी अखबारात और इलेक्ट्रिक चैनल्स के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब भर बिलखसूस बिहाड़ी में 75 साल से बलदियाती अदारों की जानब से किराएदारी पर कायम दुकानात की असर नौ ओपन नीलामी करवाने का अवाम दुश्मन फ़ैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब भर में ज़िला कौंसल्स और म्यूनसिपल कमेटीज़ ने अपनी अपनी हदूद में मुख्तलिफ़ सड़कों पर छोटे दुकानदारों को अपनी गिरह से दुकानात तामीर करने की इजाज़त दी और इसका किराया ज़िला कौंसल और म्यूनसिपल कमेटी रोज़े अव्वल से वसूल कर रही हैं और मौका किराया की शरह में इजाफ़ा भी किया जाता रहा है। अब अचानक हुकूमत ने क़याम पाकिस्तान से किराएदारी पर कायम दुकानात को असर नौ नीलाम करने का नादरशाही हुक्म सादर कर दिया है। मुज़क्करा वाला दुकानात तकरीबन 75 साल से कायम हैं और दुकानदार अदारों के डिफ़ाल्टर भी ना हैं। मौजूदा हुकूमत जो ख़ुद रोज़गार देने के नारे पर वजूद में आई है, अब हज़ारों ख़ानदानों से इनका रिज़्क़ छीनने, माशी इस्तेसाल करने और बेरोज़गारी को आम पर मुसल्लत करने के इक़दाम करने जा रही है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ऐसे हालात में जबकि महंगाई के हाथों तंग और बिजली के बिलों के सताए हुए लोग खुदकशियाँ करने पर मजबूर हैं, ऐसे में अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने वाले इन दुकानदारों पर भी रोज़गार के दरवाज़े बंद करके उन्हें भी बच्चों समेत खुदकशियों की तरफ धकेला जा रहा है। अंजुमन ताजरान का कहना है कि 75 सालों से इन दुकानात से हलाल रिज़्क़ कमाने वाले ताजरों से रोज़गार छीनना कहाँ का इंसाफ है। इनका कहना है कि ताजरों के ख़िलाफ़ एक सोचे समझे मनसूबे के तहत साजिश की जा रही है और चंद सरमायादार छोटे ताजरों से रिज़्क़ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूरत हाल से पंजाब भर में बिलखसूस बिहाड़ी में बेरोज़गारी के साथ साथ अमन व अमान के मसाइल बढ़ रहे हैं, जो हुकूमत के लिए बहुत बुरे नताइज मुरतब करेंगे, जिससे ताजरान और सिविल सोसाइटी में इंतहाई बेचैनी, इज़्तिराब और गम व गुस्सा पाया जाता है। लिहाजा इस्तदा है कि ये रेफर हो चुकी जो जनाब डिपार्टमेंट से आए हैं पहले अपना तारुफ करवा दें काइंडली। सर, मलिक अब्दुल वहीद, मेंबर कॉलोनी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सर मोहम्मद अरशद सर, स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सर अब्दुल लतीफ़ खान, एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जी जनाब, इस पे जनाब चेयरमैन मैं मुवर हूँ, अगर मैं रिक्वेस्ट इस बारे में कोई। जी ज़रूर सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारा ना, क्योंकि ये इशू ज़िला ब्याड़ी का नहीं है मियाँ साकब साहब या हम लोग, ये पूरे पंजाब का इशू है। दूसरी बात है कि सबसे पहले हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि ये बहुत ही सीरियस मसला है, इसको हमने अच्छे तरीके से वाइंड अप करना है और लोगों को रिलीफ देना है। दूसरी बात है कि सर क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक ये लोग जुड़े हुए हैं इस रिलेटेड इशू से, और इनको बजाय हम मालकाना हकूक़ देने के, बल्कि इनको हम उनकी रोज़ी छीन रहे हैं उन लोगों से। मैं ख़ुद वकील हूँ, मैं जानता हूँ सर, मोस्टली जो ये इस किस्म की जो नीलामियाँ होती हैं वो नॉन सीरियस लोग आ जाते हैं, वो नीलामी को इतना ऊपर ले जाते हैं, मकसद होता है कि इन लोगों से एक दफ़ा छीन लो, बाद में वो अमाउंट जमा भी नहीं करवाते, वो टोकन मनी देकर शामिल हो जाते हैं।
इसलिए अगर हमारा मकसद वो भी महकमा माल जो है या रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है या हम सब लोग हैं, हम सब लोग एक हिस्सा हैं इस सारे सिस्टम का, तो सबसे मकसद है कि हमें जनरेट करना कि इनकम कोई गवर्नमेंट को इनकम मिलनी चाहिए। तिन्हीं लोगों को अगर हम देकर कुछ बढ़ाकर दे दें तो इन लोगों का सिस्टम भी चलता रहेगा, हमारा भी मसला हल हो जाएगा। अगर हमने जनरेट हम सीरियस हैं, हमारा महकमा जो रेवेन्यू सीरियस है जनरेट करने में कि इनकम आनी चाहिए महकमे को। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरे शहर में एक मेरा ज़ाती दोस्त है वकील, उसने 15 करोड़ की प्रॉपर्टी ली। आज से 8-10 साल पहले उसने रजिस्ट्री जो कराई वो 3-4 करोड़ की थी। 10 साल बाद उसने प्रॉपर्टी सेल की 26 करोड़ की, और वो पटवारी मुतलका अफसर उन्होंने 1 करोड़ लेकर उस आदमी से सिर्फ 30 लाख आगे जमा करवाया, दूसरा सारे खुद खा गए। अब मैं उस सीनियर मेंबर को इंशाल्लाह ताला अनकरीब वो केस पुट भी कर रहा हूँ कि एक एक केस में 5-5 करोड़ का जो है वो लग रहा है हुकूमत को झटका। अगर हम पूरे पंजाब की जितनी सोसाइटीज़ हैं जो NOC जिनके नहीं है, वो ये होता है कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का या अपने प्लाट्स का वो इधर से इंतकाल करवाते हैं और वो पीछे ज़री ज़मीन की फ़र्द लगाकर उसका इंतकाल। अगर हम ऐसे कामों के पीछे चले जहाँ से अरबों रुपए हमारे महकमे को मिल सकते हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये गरीब लोग हैं बेचारे, इनका रोज़गार तीसरी नस्लों में ये रोज़गार यही है। अगर हम उनसे रोज़गार छीन लेंगे तो ये लाखों में बनते हैं ये लोग जो हैं, तो इन लोगों से हम रोज़गार छीन लेंगे पूरे पंजाब में, तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छी किसी भी हवाले से कोई अच्छा मैसेज कन्वे नहीं होगा। मेरी यही रिक्वेस्ट थी जनाब। जी चेयरमैन साहब, आपकी इजाज़त से आप इस कॉल अटेंशन नोटिस के अर्जेंटमेंट मोशन का जवाब पढ़ें, तो उसी में भी ये होगा भाई लिखा होगा री असेसमेंट, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की तमाम किराएदार को तहरीक है पंजाब लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपल कमेटी के तहत एग्रीमेंट करें। एग्रीमेंट का मतलब तो ये भी हर साल 10% जो कानून कहता है रेंट का, उसके मुताबिक एग्रीमेंट किया जाए, बढ़ा दिया जाए। ये इन्होंने गलती की है रीअसेसमेंट, इन्होंने 5000 गुना। ये बस मैं नशेल अंगड़ियाल साहब की बात को सेकंड करता हूँ। अगर हम हकीकत की तरफ जाएँ तो ये जो इन्होंने कहा डिफ़ाल्टर हैं, डिफ़ाल्टर भी इन्होंने खुद ही किए हैं। म्यूनसिपल कमेटी उस वक्त कह दिया गया जी ये जो किराया लेंगी सूबाई गवर्नमेंट लेगी, जगह किराया AC लेगा, एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं ले सकता, एज AC लेगा। खुद ही डिफ़ाल्टर करार दे के जवाब दे दिया गया भाई ये डिफ़ाल्टर है। ये बिल्कुल डिफ़ाल्टर बिल्कुल नहीं पूरे पंजाब में ये दुकानदार। अगर वो ये कहें भाई उन्हें टाइम दिया जाए, वो किराया देने को तैयार हैं। ये जवाब मैं इस जवाब से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, ये गलत जवाब दिया गया है। ये खुद ही उस वक्त के AC साहबान एज एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने मना किया जी हम नहीं ले सकते। कोई लेटर आ गया था जो मेरे नमे है, एज AC वो उन्होंने सूबाई हुकूमत के नुमाइंदा के पैसे इनकी अपनी पिछले साल तो डिसाइड हुआ किसने लेने पैसे, तो डिफ़ाल्टर किस तरह हो गए ये लोग बेचारे। इनसे पूछें कब डिफ़ाल्ट हुए हैं, सारी ट्रू पिक्चर नज़र आ जाएगी। डिपार्टमेंट से सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, ये बड़ा आउटस्टैंडिंग इशू है। इससे पहले भी कई मीटिंग्स इस फोरम के ऊपर भी हो चुकी हैं और लास्ट टाइम भी सीनियर मेंबर साहब आए थे। उसके बाद फिर जो कुछ 6-7 डिस्ट्रिक्ट थे उनके साथ मीटिंग की गई। वो फिर दोबारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बैठे, पार्लियामेंटेरियन हम कमेटी रूम में बैठे थे। हमने तमाम ADCRs को ऑन बोर्ड लिया जो 7 डिस्ट्रिक्ट का इशू था। उनके से ये टेकअप किया गया भी अगर आप रियलिस्टिक होकर देखें, जहाँ पर किरायों का मसला है, कोई ओवर साइड पे चले गए हैं, कोई ज़्यादा सेस में उसको रिव्यू कर सकते हैं आप। 3 डिस्ट्रिक्ट का जिन्होंने किया था, उकाड़े का मैंने रिव्यू किया था, किराया खानेवाल का मैंने रिव्यू किया था, और 2-3 डिस्ट्रिक्ट ने किया था, हमने उसको रियलिस्टिक को किया है। लेकिन यहाँ तक जो बात इससे बिहारी डिस्ट्रिक्ट की है, इसमें इशू यह है कि बिहारी डिस्ट्रिक्ट के कुल जो शॉपकीपर्स हैं वो हैं 2643 हैं, जिनमें से जो 1411 ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल रेंट पे नहीं किया। इशू यह है कि उनके ज़िम्मे 7 करोड़ रुपए का रेंट है दुकानदारों के ऊपर। जो हमारी पॉलिसी है ये कैबिनेट से अप्रूव पॉलिसी है। इसके ऊपर 12 दफ़ा डिबेट हो चुकी है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अज खुद इस पे ऊपर कुछ नहीं कर सकता, और ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि आपने जो भी स्टेट प्रॉपर्टी है उसको आपने थ्रू प्राइवेट ट्रीटी विदाउट 1-to-1 नेगोशिएशन करके नहीं देनी। सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए फिर कैबिनेट की पॉलिसी उसको मद्देनजर रखा गया। फिर विद इन डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
इस सीरीज ऑफ मीटिंग को जब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सीनियर मेंबर साहब बैठे, फिर डिसाइड हुआ कि वो शॉप्स जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बिल्ट हैं, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर प्योर स्टेट लैंड है, उसका जो किराया है वो डिप्टी कमिश्नर वसूल करेगा और 50% उसमें से देगा कंसर्न म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। और एक जो ओपन ऑप्शन का प्रोसेस अडॉप्ट किया गया और उसमें पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है कि वो शॉपकीपर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो डिफ़ॉल्टर नहीं हैं। उसके लिए था कि राइट ऑफ रिफ्यूज़ल दिया जाएगा, वो भी उनके पास होगा। और इस वक्त पंजाब में 9000 शॉप्स ऑक्शन हो चुकी हैं। मैंने मैकेनिज़्म भी इन तमाम दोस्तों के साथ कई दफ़ा पार्लियामेंट्री के साथ बैठ के मैंने गुजारिश की थी, ये मैकेनिज़्म हमने तमाम डीसी को इनके सामने मैंने बताया है। मैं क्या जिस तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट ने किया है, कोई इशू नहीं, 9000 शॉप्स जो हैं वो ऑक्शन हो चुकी हैं और वो चल रही हैं। हमें अप्रिसिएशन लेटर भी आए हैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, अंजुमन ताजरान की तरफ से, भाई बड़ा अच्छा डिस्ट्रिक्ट ने परफॉर्म किया है और बड़ा अच्छा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनको गाइड किया, सुपरवाइज़ किया है। तो ये जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला, ये सिलसिला मैनेज हो सकता है, मैनेजेबल है। मैंने 12 तरीका बताया, दोबारा फिर इनके साथ बैलेंस करने दिया है, वो बड़ा रियल केस में होता है, कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा हो। इशू ये है कि इस वक्त भी 125 के करीब हाई कोर्ट में रिट्स पेंडिंग है। ये नॉर्मली मोस्टली वो लोग हैं जो डिफ़ॉल्टर हैं या जिनके ज़िम्मे बहुत ज़्यादा किराए आउटस्टैंडिंग चले आ रहे हैं। अब पॉलिसी का इशू ये है कि पॉलिसी के तहत वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका प्रीवियस रेंट क्लियर होगा। अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के अंदर 7 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग है और फिर डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी की हाई कोर्ट के अंदर रिट हुई थी। हाई कोर्ट ने 2 कैटेगरी बनाई थी, उन्होंने कहा जी आप, बल्कि 3 कैटेगरी बनाई थी, आप 3 कैटेगरी के अंदर इनको देखें, वो लोग जिन्होंने बिल्कुल रेंट पे नहीं किया और दूसरी वो है जिनके साथ कोई एग्रीमेंट हुए हैं, चाहे एमसी ने किए हैं, किसी एमसी एट दैट टाइम कॉम्पिटेंट था उसने कर लिया, उसको आप देखें। और बाकी तो एक और कैटेगरी थी। जब उस कैटेगरी को देखा है, अभी ये 4 दिन पहले डीसी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 1411 लोग जो है ना बिल्कुल ऐसे निकले हैं 2600 में जिन्होंने कभी 1 रुपया भी रेंट पे नहीं किया हुआ। अब पॉलिसी में डिस्ट्रिक्ट की मजबूरी है और जो पॉलिसी पर हम जा नहीं सकते। और इनके साथ बैठ के कई दफ़ा मेरे पास आए हैं, हमने फौरी तौर पर डीसी के साथ मीटिंग किया, उनको कन्वे किया मैसेज। तो चेयरमैन साहब आपकी इजाज़त से, मलिक साहब ने ठीक फरमाया। पहले तो हमने ये देखना है कानून किस पे अप्लाई होता है। या तो नई लीज़ होती हो, नया रेंट ही आता हो, फिर तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ओपन ऑक्शन होनी चाहिए, कोई इतराज़ नहीं हमें। अगर ये 75 ईयर से बैठे हुए हैं तो फिर तो सोचना पड़ेगा कि हमें आवाम की बेहतरी के लिए यहाँ बैठे हैं। नंबर 2, ये जो कहते हैं ना डिफ़ॉल्टर, मैंने पहले अर्ज़ किया, पहले किराया फ़र्ज़ करें म्यूनसिपल ग्रिड समुंदरी थे, वहाँ का किराया लेते थे एज ए म्यूनसिपल कमेटी समुंदरी लेती थी। फिर लेटर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जारी हुआ या चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफिस से जारी हुआ, नहीं अब म्यूनसिपल कमेटी ये किराया नहीं लेगी इन दुकानदारों से, ये लेंगे सूबाई हुकूमत लेगी, एज ए AC ज़िम्मेदार स्टूडेंट बनाया गया। ये डिफ़ॉल्टर नहीं हुए, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो रोका गया था दुकानदारों को भी आप म्यूनसिपल कमेटी को किराया न दें, सूबाई हुकूमत को दें। ये पिछले साल डिसीजन हुआ है, मलिक साहब आप मंगवा के देख लें, जब डिसीजन हुआ तो उसे हम डिफ़ॉल्टर तो नहीं कह सकते, क्योंकि नई पॉलिसी आई उसमें ये डिसाइड हुआ। हाँ, आप टाइम दें, अगर जो दुकानदार पैसे नहीं देगा, एरियर्स नहीं देगा, उसे बिल्कुल वो बोली में नहीं जा सकता। एक टाइम लिमिट दे दें कि इतनी देर में पैसे जमा कराओ, हमें डरा भी देते हैं भी कैबिनेट ने फैसला किया, ये इसमें रिकवरी भी हो जाएगी, ब्यूरोक्रेट बुरा ना महसूस कीजिए, ब्यूरोक्रेट से अंधेरे में रख के ये फैसला करा लिया हो। ये स्टैंडिंग कमेटी इसीलिए है, इसमें तमाम बातें डिस्कस की जाए और फिर आगे रिकमेंडेशन भेजी है भी असल सूरत ग्राउंड पे ये है। ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट बिल्कुल हर किसी नहीं है, ये बाकायदा खुद उस वक़्त की इंतज़ामिया ने कहा था भी जो 3-4 कैटेगरी थे, नजायज़ का तय बाज़ारी की, म्यूनसिपल कमेटी की दुकानें, ये हुकूमत ने खुद किराया रोका था। इसे बिल्कुल डिफ़ॉल्ट बिल्कुल हर किसी नहीं है, उन्हें टाइम दिया जाए, दोबारा देने को तैयार हैं। नहीं जनाब चेयरमैन, मैं इस बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि एक ये ज़िला बिहाड़ी की बात हो रही है ना डिफ़ॉल्ट की, ये एक टाइम लिमिट दे दे हमें कि विद इन वीक, विद इन 10 डेज़, विद इन 12 डेज़ ये जमा कराएं। जो अमाउंट जमा करवाएगा वही इससे बोली में हिस्सा ले सकेगा। तो ये अगर जमा ना हो, जो शख्स जमा नहीं कराएगा वो हिस्सा ही नहीं ले सकेगा। और रिकवरी 1 हफ्ते में रिकवरी हो रही है गवर्नमेंट की, और क्या चाहिए जी, करोड़ों रुपए 1 हफ्ते में रिकवरी हो रही है। जस्ट इफ यू लो मी,
अगर बड़ी अच्छी बात की है, अगर ये 10 दिन का कहते हैं, मैं इस फॉर्म में कहते हैं 1 महीने का टाइम देते हैं, हम इनको 1 महीने के दौरान आउटस्टैंडिंग अमाउंट जमा करा दे, 1 महीने बाद हम ऑक्शन करवा देते हैं। लेकिन अच्छा, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, अभी 10 को हाई कोर्ट में 84 रिट पिटिशंस लगी हुई जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब की कोर्ट में, उनका भी फैसला आना है। और इसके अलावा डिफरेंट कोर्ट्स में 125 रिट पिटिशन चली आ रही हैं। और एक तरफ ये फोरम भी यूज़ किया जा रहा है, दूसरी तरफ कोर्ट का फोरम, अब कोई इतराज़ नहीं, कोर्ट लीगल राइट हर बंदा जो मर्ज़ी यूज़ करें। और इन्हीं के लोग जो है ना दूसरे रिट भी कर रहे हैं। अभी जो बिहारी के ही एक कोर्ट ऑर्डर के ऊपर कमेटी बनी है, कमेटी ने उसके ऊपर काम कर रही है, डीसी की रिपोर्ट आ गई है, अब बोर्ड उसको देखे, उसके ऊपर कोई फैसला करेगा। तो दोनों में से एक फोरम अपना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो भी करना, वैसे तो ये आज़ाद 2, 3, 4 भी फोरम अपना सकते हैं। ये तो तरीके अल्तवा इसलिए आई क्योंकि पंजाब का बहुत बड़ा अहम इशू था। ये तो असम्बली एज ए हम मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब कर रहे हैं, ना कि एज ए दुकानदार कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पंजाब में बेचैनी फैल गई दुकानदारों में। इसलिए हम बंद नहीं हो सकते कि हम वो जो अफेक्टेड लोग हैं उन्हें रोक दिए हाई कोर्ट जाने से। ये तो उनके लीगली हक है। मैं मुझे अफसोस सिर्फ उस वक्त होता है मलिक साहब, यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। जिम खाना पे हमारी क्या कोई नहीं पॉलिसी है, वहाँ तो 1 रुपये पे लीज दी हुई है, उस पर भी होना चाहिए। अब ये सिर्फ जस्ट डिस्कशन के लिए, ये छोटे छोटे दुकानदार जिनके 26,000 दुकानदार, इसका मतलब है कम से कम 2.5-3 लाख अफराद बनते हैं, उनके रोजगार पे हम डाका डाल रहे हैं। 75 ईयर्स मेहनत की, खुद पैसे लगाए। इसमें ना जो एक जो चीज़, क्योंकि हर हल्के का मामला है, मेरे हल्के में भी मामला है और मेरे पूरे ज़िला में भी मामला है ये। इसमें एक चीज़ जो मेरे अपने नोटिस में सामने आई थी वो ये थी कि सिर्फ पैसे जमा करवाने का टाइम इशू नहीं है, मेन इशू है कि वो पैसे बनते क्यों हैं। हाँ, इतने पैसे लागू क्यों हुए हैं। जमा तो जाहिर सी बात है महीने का टाइम दे देंगे, सूद हो सकता है महीने से ऊपर भी हो जाए। हमें एक जो पॉलिसी डिसीजन था उस वक्त, या कोई एनओसी था या नोटिस था, अगर उसकी कॉपी प्रोवाइड कर दी जाए कि ये उस वक्त में इतना रेंट लागू हुआ था या उसके बाद ये नोटिस आया था, इसकी वजह से इतना रेंट बनता है, तो जो कैलकुलेशन का एक मेथड है ना वो काइंडली क्लियर हमें कर दे कि हमें पता चले कि रेंट इतना बना क्यों है। ये हर जनाब चेयरमैन, इसमें मेरी सबमिशन कि ये जो रेंट है ना, ये पहली जो DRC थी इनकी, उसका नाफज करदा था। इसके बाद जो लास्ट SMBR साहब ने नई डायरेक्शन जारी कर दी कि इसको आप रिविज़िट करें। अच्छा, जब वो फैसला ही जो है वापस ले लिया गया, उसको रिविज़िट करने का ऑर्डर आ गया कि नए सिरे से बैठ के ताजरों के साथ, पार्लियामेंटेरियन के साथ इसको अपने, जो कोई शिकायत ये थी कि बहुत ज़्यादा रेंट चार्ज कर लिया गया। अब वो तो स्टैंड ही नहीं कर रहा, वो फैसला ही स्टैंड नहीं कर रहा जिसके तहत ये रेंट लगाया गया है। अब नई अगर असेसमेंट्स आ गई हैं, उसके मुताबिक अगर कोई बकाया जाते हैं तो फिर तो क्लेम बनता है। अगर वो नई असेसमेंट अभी इन प्रोसेस हैं तो फिर ये उसमें फाल नहीं करता। दूसरी बात ये है, ये हमारे डॉक्टर लॉ हैं, मेरा ये क्वेश्चन है कि कानून प्रवेल करेगा या नोटिफिकेशन प्रवेल करेगा, ये इस पे आप पहले राय दें। नादिर साहब आप बता दें। जी सर, मैं रिस्पॉन्ड कर दें ऑनरेबल मेंबर। सर, ये तो क्वाइट क्लियर है कि जो प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है वो हमेशा प्रीवेल करती है, लेकिन उसमें एक एलिमेंट ये भी होता है कि अगर प्रिंसिपल लेजिस्लेशन ने फर्दर कोई डायरेक्ट किया है, जिस तरह नोटिफिकेशन है, रूल्स हैं या कोई गाइडलाइंस इशू करने की इनेबलिंग पावर दी है, इट मीन्स के वहाँ पे वो चीज़ प्रोवाइडेड नहीं है। लेजिस्लेचर ने वो काम करने के लिए इनेबलिंग प्रोविज़न बनाई और आगे डायरेक्ट या डेलीगेट कर दिया कि काम ऐसे होगा, उसके तहत वो नोटिफिकेशन इशू हुआ, SOCs इशू हुई, तो वो जाहिर सी बात है कि उसकी सैंक्टिटी भी ऐसे ही है जैसे लॉ की होती है। जी, वो तो उस वक्त है कि अगर वो कंसर्न लॉ के तहत रूल्स की तरफ बात जा रही है। इसमें ये है नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट का, एक नोटिफिकेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जारी कर दिया। दूसरी तरफ कानून है, कानून किरायादारी। अच्छा,
अब कानून किरायादारी इस हाउस का पास करदा कानून है, सूबाई गवर्नमेंट का कानून है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन है, तो कौन सी चीज़ जो है वो प्रवेल करेगी? नादिर साहब, मैं अगर आपको असिस्ट करूं इसमें, और इसमें थोड़ा सा ऑनरेबल मेंबर का जो सवाल है वो शायद इस तरह नहीं था कि एक इंस्ट्रूमेंट है जैसे प्राइमरी लेजिस्लेशन है और उसके नीचे जो आप डेलीगेटेड सेटअप बनाते हैं, उनका सवाल यहाँ तक महदूद नहीं है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक आइसोलेटेड अलग से एक इंस्ट्रूमेंट है किसी एक्स लॉ में, और वो किसी वाई लॉ के कंपैरिजन में हमने देखना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसमें रेलेवेंस देख ली जाए और सेकेंडली प्रेवलेंस देख ली जाए। ये दोनों चीज़ें असल में, ये शायद वो मेंबर पूछना मैं चाह रहे हैं। अर्ज़ करता हूँ सर, इसमें सर गुजारिश ये है कि जिस तरह हम एसओसीज़ को ले लें, ज़ाहिर सी बात है कि एक प्रिंसिपल लेजिस्लेशन के तहत उसकी इनेबलिंग प्रोविज़न मौजूद है, उसकी एम्पावरमेंट कैबिनेट को दी गई है कि उसने वो जारी करनी है। अगर वो एसओसीज़ या कोई भी नोटिफिकेशन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कोई भी काइंड है, उसमें दो चीज़ें हमें देखनी होगी आपके स्पेसिफ़िकली क्वेश्चन की रोशनी में। एक तो ये है कि जो इशू हुई है क्या वो अपनी जो इनेबलिंग लॉ है उसके इन अकॉर्डेंस विद हैं या नहीं है, पहला प्रिंसिपल क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा जनाब का ये है कि अगर वो उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं उसके कोई प्रिंसिपल सेट हुए हैं वो किसी और लॉ के अगर मुतसादिम हैं तो ये एक सेपरेट है जो कि नहीं हो सकता। इट मीन्स के ये हमें फिर देखने वाली बात है कि जो कोई और कानून है उसने प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं, अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ज़रिए हम कोई ऐसी बात करने जा रहे हैं जो उन प्रोविजंस को हट करता है तो नॉर्मली ऐसा फिर सस्टेनेबल नहीं होता है। मेरा भी क्वेश्चन जी ये जी है सर कि कानून किरायादारी ये कहता है कि आप जो है 3 साल के बाद या हर साल माहाना सालाना 10% जो है वो किराया बढ़ा सकते हैं, 3 साल बाद 25% बढ़ा सकते हैं, और मुतअद्दद फैसले हैं सुपीरियर कोर्ट्स तक के प्राइवेट प्रॉपर्टी में कि जब तक उस शख्स को ज़ाती ज़रूरत के लिए वो जगह दरकार ना हो तो वो खाली नहीं करवा सकता। एक नहीं है, ये है स्टेट लैंड, ना स्टेट को ज़ाती ज़रूरत के लिए दरकार है, सिर्फ मकसद लोगों से एक कानून को वायलेट करते हुए, बुलडोज करते हुए एक नोटिफिकेशन के ज़रिए आप हज़ारों लोगों के हकूक़ जो हैं वो छीनने जा रहे हैं। फिर इसमें दूसरी बात ये है, जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन ज़रा देखिएगा, इसमें वो 2 कैटेगरीज बनाता है। एक है शॉप्स मार्केट्स एंड इजाज कंस्ट्रक्टेड बाय तहसील म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ और ज़िला कौंसल्स ऑन स्टेट और नजूल लैंड, एंड बी शॉप्स मार्केट्स एंड प्लाजास कंस्ट्रक्टेड ऑन द वेकेंट स्टेट और नजूल लैंड लीज्ड बाय और द तहसील म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ऑफ ज़िला कौंसल फॉर कमर्शियल पर्पसेस। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि लैंड जो है वो किसी वक्त भी, अब पहले तो तनाज़ा ये है कि एक सेटल्ड लॉ है कि जो अंडर म्यूनसिपल लिमिट जो है जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका इख्तियार किसी को हैंड आउट करने का, हैंड ओवर करने का या देने का वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी जो है उसके पास है। सो कि अगर किसी सरकार के दीगर महकमे को भी कोई जगह हदूद म्यूनसिपल लिमिट के अंदर रिक्वायर्ड है तो वो NOC वहाँ उनसे हासिल करेगा। अच्छा, उन्होंने उस वक्त के दिए गए इख्तियार के तहत लीज आउट कर दी चीज़ें। अब लीज आउट इस कंडीशन में की गई कि ज़मीन हमारी है, आप कंस्ट्रक्शन कर लें, ये किराया दे दें। उन्होंने वो ज़मीन उस पर कंस्ट्रक्शन कर ली। अब वो कंस्ट्रक्शन हो गई, चलो एक फ़र्ज़ कर लिया जाए एक लम्हे के लिए कि जी ये नोटिफिकेशन आ गया जी कि हमने करना है इसको
रिया ऑक्शन के ज़रिए देना है। तो उस शख्स ने जब भी कोई किसी की प्रॉपर्टी है, या वो अक्वायर होगी, ये सेटल लॉ है, या उसके गवर्नमेंट उसका मुआवजा देगी। अच्छा, अब इसमें कानून खामोश है। अब ये आपका नोटिफिकेशन खामोश है। आप ना तो उसने जो मिलियंस ऑफ रुपीस की कंस्ट्रक्शन है लोगों की, ना तो आप उसमें कोई उसको आपने कोई प्रोसेस इख्तियार किया है उसको एक्वायर करने का, ना आपने कोई उनको मुआवजा देने का। फिर आपको क्या इख्तियार है? आप नीलाम कर सकते हैं अपनी ज़मीन, उसका स्ट्रक्चर कैसे नीलाम कर सकते हैं, उस पर आपका कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं कहता। ये तो सवाए इसके कि स्टेट के पास ताकत है वो लोगों को उठा के रातों रात बेघर कर दे, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं। तो ना आप कानून किराएदारी को मार रहे हैं, ना आप सेटल्ड जो फैसले हैं अदालतों के उसको मार रहे हैं, सिर्फ आप नोटिफिकेशन लेके बैठ गए हैं। नोटिफिकेशन तो ये कहता है, मुबहम है कि कोई चीज़ देनी है, आप देने नहीं जा रहे, आप उसको एक्सटेंड कर सकते थे, करते आ रहे हैं सालों से, 75 साल से करते आ रहे हैं। यकदम आपने फैसला कर दिया है कि नहीं जी हम एक्सटेंड नहीं कर, वो करना भी फैसला भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कर दिया, उसने नहीं किया जिसके पास ये इख्तियार था। तो ये सारी अनॉमलीज मौजूद हैं। तो इन अनॉमलीज की मौजूदगी में आप कैसे उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं सारी पावर्स, ये क्वेश्चंस हैं, इसका जवाब दे डिपार्टमेंट। सर, जहाँ तक आपने बात की कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को या गवर्नमेंट को अगर म्यूनसिपल लिमिट के अंदर कोई प्रॉपर्टी है उसने कोई सोल्ड करनी है या कोई इसको यूटिलाइज़ करनी है, एमसी से एनओसी रिक्वायर्ड है। कतन एमसी से, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, किसी भी इदारे से एनओसी रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ हम एनओसी उस सूरत में लेते हैं अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट के यूज़ में जगह है और उसको एजुकेशन को चाहिए। अगर जगह इरिगेशन डिपार्टमेंट यूज़ में है तो एजुकेशन, तब हम डिपार्टमेंट से पूछते ज़रूर हैं भाई ये एजुकेशन जगह मांग रहा है, आपको इसको ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है, तो उसे एनओसी कहते हैं ना। अदरवाइज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एनओसी ना भी ले तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कस्टोडियन ऑफ स्टेट लैंड, वो आप विदाउट एनओसी भी, प्रैक्टिस तो मौजूद है ना, नहीं हम विदाउट एनओसी भी कर सकते हैं, ठीक है ना, करते भी हैं। और दूसरा ये जो ये लैंड इशू इसका और है, ये इसको ना तो ये कोई रातों रात ही को हुआ है कोई, इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो भी पॉलिसी बनाई है सेक्शन 10(2) है कम्युनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912, इसके तहत एग्जीक्यूटिव लॉ डिपार्टमेंट ने कहा, सेक्रेटरी लॉ ने कहा जी कि बोर्ड में मेक रूल में मेक इशू नोटिफिकेशन। हमने इशू इसमें ये नहीं है कि हम इस डिबेट को जितनी देर चलाते जाएंगे चलती जाएगी, आप 10 दिन बोल सकते हैं, शायद मैं भी 10 मिनट बोल लूँ इसके ऊपर, चूँकि इसके ऊपर बहुत सारी हमारी मीटिंग्स सीरीज़ ऑफ मीटिंग हो चुकी हैं। इस वक्त मैंने गुजारिश की थी 125 हाई कोर्ट में रिट्स पेंडिंग हैं, ठीक है, या तो हम कोर्ट की डायरेक्शन मेरे लिए भी पेंडिंग है, आपके लिए पेंडिंग है, या तो हम उसको मान लें, ठीक है, तो यहाँ बैठ के फिर आपस में एक एमिकेबली कोई सेटल कर लें। एक मिनट के लिए मैं आपके लिए, आपने बात चूँकि कोर्ट की है, ये कोर्ट का डिसीजन है, वो लग जाना, मैं डिसीजन की बात कर रहा हूँ। जस्टिस आसम हफीज़ साहब का फैसला है, ठीक है, ये 2/8/25 का है फैसला। इसमें उन्होंने जो बात मैंने रेज़ की है उसी को टेकअप किया। उन्होंने कहा है कि जो बंदा प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा है उसको आप डिस्पोजेस नहीं कर सकते। अब ये फैसला भी मौजूद है। देखिए ना, प्रॉपर्टी टैक्स मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टी का राइट किसी डिपार्टमेंट ने, मैं कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूँ, मैं डिस्पोजेस की बात कर रहा हूँ, मैं मलकियत देने की बात तो नहीं कर रहा।
मेरा नाम लिखा गया, मैंने टैक्स पे कर दिया, मैं ऑनर नहीं बन जाऊंगा, ऑनर आप ही रहेंगे। नहीं नहीं, ऑनरशिप की तो बात नहीं सर डिस्पोजेशन एक की बात हो रही मिनट, है। राव साहब गारंटी राव साहब कर रहे हैं आप, प्रैक्टिकली तो मलिक साहब कर रहे हैं। राव साहब आप ये इधर हमें छोटी दे दें, हम बिल्कुल चुप करके बैठ जाते हैं जब तक ये राव साहब, मैं जनाब चेयरमैन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहली तो बात है कि मेरा ख्याल है कि मलक साहब ने क्लियर कर दिया है कि 10 दिन आप बहस कर लें, 10 दिन हम बहस कर लें, कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। एक मिनट मियाँ साहब, दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो कहना था कह दिया है। हम सब लोग अपना मौक़िफ़ सुना रहे हैं जनाब चेयरमैन को, हम तरीके इल्तवाए कार है, इस पर हम डिसीजन करके हाउस को भेजेंगे। हाउस के पास तो तमाम अथॉरिटीज़ है ना कि वो इनका नोटिफिकेशन भी ख़त्म कर सकता है। उस सारे रूल्स रेगुलेशन हाउस से पास हो जाएंगे तो ठीक है। दूसरी बात है कि सर अगर कंप्रोमाइज़ करना हो ना, मैं अपने ज़िले की एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सेम ये इशू जो रेवेन्यू बोर्ड का बना हुआ है, सेम ये इशू रेलवे का मरकज़ की तरफ से बना हुआ था। हम सब लोगों ने कहा कि भाई इतनी देर से आप लोगों ने अपनी तरफ से ये शॉप्स बनाई हैं, आप इस तरह इनको ओपन बोली ना कराएं। इन्हीं पर कोई वो यही बातें वो करते थे, जी हम ऐसा नहीं कर सकते, बोली होगी, ये होगा। कोर्ट में चंद केस भी थे। आखिरकार उन्होंने इस पर कंप्रोमाइज़ किया। उन्होंने तय किया कि आइंदा हम जो भी शॉप्स कर रहे हैं ना, अब नीलामी वो खुद शॉप्स खुद बना कर दे रहा है महकमा रेलवे। जो पहली है उन पर उन्होंने इसी तरह कोई तय कर लिया कि हर साल जो है ना हमारा इतना रेंट बढ़ता रहेगा। 15 साल की थी, उन्होंने 25 साल की, 10 साल मज़ीद एक्सटेंड कर दिए। मकसद है कि आदमी सोच ही ले कि ये किसी सूरत करना ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ आर्गू करने का या बात करने का। ये तो हम कमेटीज़ की तरफ से कंसेंसस से जो तय होगा हम करके भेज देते हैं जी। ये अपना कोई फ़ायदा ही नहीं आर्गू करने का, करते जाएंगे ना उन्होंने कह लोना है ना इधर से। हम तो ज़ाहिर है कि अपना रोना रोते ही रहेंगे। नहीं इसमें लॉ वाले क्या कहते हैं, जो मैंने पॉइंट रेज किए हैं इस पे आप क्या कहते हैं जी? नादर साहब आप तो बताएं ना। इसमें कुछ जो मुझे लग रहा है कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज़ जिस तरह जनाब फरमा रहे हैं, यकीनन आप, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि वर्कआउट करके आए हुए होते हैं, आपकी बड़ी अच्छी तैयारी होती है और ट्रू इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं आप। और जो डिपार्टमेंट बता रहा है वो भी कुछ अपने पार्ट पे ज़ाहिर है उनके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है डिपार्टमेंटल, वो भी बता रहे हैं। तो ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी तय करना शायद इस कमेटी के लिए या हमारी असिस्टेंट्स के लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि कहा जाए कि जी ये दुरुस्त है या वो दुरुस्त है या क्या फैक्चुअल फाइनली सिचुएशन है। अगर जो किसी अगर किसी जगह पे कोई हाई कोर्ट का फैसला आ गया है या कोई हमारी आईन पाकिस्तान में हमारे पंजाब असम्बली के कुछ ऐसा लॉ पास हुआ हो, तो वो अगर उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट जाएगा तो हमारे लिए कमेटी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम उसी पे चलेंगे। चेयरमैन साहब, मेरे बैठे बैठे जहन में ख्याल आया कि इस मसले का हल निकल गया। हम डायरेक्शन देते हैं भी उस वक्त तक नोटिफिकेशन सस्पेंड किया जाए और कैबिनेट को लिखा जाए, इस पर दोबारा रिविजिट किया जाए, हुकूमत को लिखा जाए। हल निकल जाएगा ना, हम ये तो कर सकते हैं ना। दोबारा जरा मैं आवाज़ आपकी मेरे मलिक साहब, आप माशाल्लाह कितने आपने बड़े आर्गूमेंट्स दिए, तो हल निकल आया। हमारे तमाम एमपीज़ की तरफ से ये रिकमेंडेशन हम भेज देते हैं, कैबिनेट को भी लिख के भेज देते हैं भी उस वक्त तक नोटिफिकेशन सस्पेंड किया जाए पब्लिक इंटरेस्ट में, तो इसे दोबारा रिविजिट किया जाए इस नोटिफिकेशन को, तो फिर फैसला किया जाए, रिविजिट किया जाए पब्लिक इंटरेस्ट में। कैबिनेट इज फुली कॉम्पिटेंट। हाँ जी, हम लिख के देते हैं ना इधर से। हमारा हम जो भी लॉ जिसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये कोई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आज खुद कोई भी लेजिस्लेशन नहीं करता, ये हम थ्रू लॉ डिपार्टमेंट कैबिनेट को बुलाते हैं, सीएम थ्रू कैबिनेट जाता है। नहीं मलिक साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, तो ठीक है, कोई इतराज नहीं सर करते, लेकिन उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी नहीं वजूद थी जब ये रिकमेंडेशन दी गई कैबिनेट को, उस वक्त असेंबली नहीं वजूद थी। आपने केयर टेकर गवर्नमेंट में ये सब फैसले हुए, उसमें से एमपीज़ को भी निकाला गया, तो हम ये रिकमेंडेशन दोबारा कहते हैं इस फैसले को रिविजन किया जाए, उस वक्त तक नोटिफिकेशन सस्पेंड समझा जाए। सर इसमें मैं अगर इजाज़त दें तो हम्बल सबमिशन है, असिस्ट करना चाहूँगा। हम सपोज़ कर लेते हैं कि ऑनरेबल फोरम की तरफ से सस्पेंशन ऑफ नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, देन व्हाट अबाउट द फेट ऑफ द लिटिगेशन पेंडिंग इन द हाई कोर्ट, जो कि उसी नोटिफिकेशन की बेसिस पे लोगों ने चैलेंज किया हुआ है, वो नॉन बाइंड हो जाएगा। तो फिर उसके कंसिक्वेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिवली डिपार्टमेंट को क्या फेस करने पड़ेंगे? सर इन्फेक्शियस होने का मतलब ये है कि साकिब साहब आप जनाब पहले स्टेटस पे आ जाएगा, जिसको पहले स्टेटस था उसी तरह चलेंगे, ये उसी तरह रेंट होगा।
जनाब चेयरमैन, गुजारिश ये है कि मेरे भाइयों ने, फाजल मेम्बरान ने बड़ी मुदल्लल बातें की हैं। जान की अमान पाऊँ तो मेंबर साहब ने हमें इंतहाई बेइज्जत करने की प्रोग्राम बनाया हुआ है। मेरा नोट करो। मैं ठीक है तुहानू कोहे कि मेरा जड़ा रकबा कैंसल कराना करा देन, जो करना उत्थे कर लैन, लेकिन जिन्होंने 10 दफ़ा मिलिया 10 दफ़ा मैं मिलिया 1 साल और 15 दिनों और उन्होंने ये नहीं पता कि साकिब खुर्शीद कौन आ। बार बार बुलाने के नाल उन्होंने की इन्ना नहीं तारफ हैगा। अलहमदुलिल्लाह 7 दफ़ा इस हाउस बैठा, उस शख्स को इन्नी आई कि उन्होंने गुजारिश सुन लो मेरी। 1 साल और 15 दिन हो गए हैं इधर इस रेजोल्यूशन को मूव किए हुए, और स्पीकर साहब ने वाज़े डायरेक्शन दी थी अगर ऐसी सूरत हाल में इस नीलामी को तावक्त मौखर कर दिया जाए, जब तक आपके सामने इसका पूरा जवाब नहीं आ जाता, आप वज़ीर पार्लिमानी अमूर को इंस्ट्रक्शन दें कि इस नीलामी को थोड़े वक्त के लिए मौखर कर दें। 1 साल और 15 दिन हो गए हैं आज, यानी 6 अक्टूबर को मैंने ये पेश की थी। गुजारिश ये है कि सिर्फ़ हमें भी एहसास है, हमें भी चाहते हैं कि हमारा सूबा ज़्यादा से ज़्यादा माशी तौर पर मजबूत हो, लेकिन ये नहीं है कि किसी की गर्दन पर छुरी चलाकर मजबूत किया जाए। मौसूफ फरमा रहे थे अभी कि 9,000 दुकानें नीलाम हो चुकी हैं। क्या पंजाब में सिर्फ 9,000 या 20 या 40 हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक 40 अजला में 40 अजला हैं बिहाड़ी उसके पंजाब के 40 अजला में तकरीबन 1 लाख दुकानें होंगी। वो क्या कहते हैं कि तीर चला के आए बैठे हैं कि भाई 9,000, सिर्फ उनके मुताबिक बिहाड़ी में 2500 दुकानें हैं। 2500, मैं कहता हूँ बिहाड़ी में मेरे शहर में 990 दुकानें हैं और ज़िला कौंसिल की मिलाकर वो तकरीबन 1100-1200 बनती हैं। बाकी दूसरी तहसीलों बूरेवाला और मेलसी की हैं। अभी इन्होंने फरमाया कि डिफ़ाल्टर हैं। डिप्टी कमिश्नर साहबा या किसी उनकी जो रिपोर्ट है वो सही है, हमारी रिपोर्ट या हम जो कह रहे हैं वो गलत है, जो सिर्फ़ ये है कि आवाम से वोट लेकर आते हैं। किस तरह डिफ़ाल्टर हैं ये बताया जाए। देखें 1 साल और 15 दिन हो गए हैं। ये अभी किराएदारों को, क्योंकि उनका ये तनाज़ा चल गया था, किराए लेना बंद कर दिए इन्होंने, चीफ ऑफिसर्स और उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। हाँ, इस वजह से डिफ़ॉल्टर हो गए और 7 करोड़ कह रहे हैं। 7 करोड़ में से अगर 992 दुकानों के मुझे बता दें कितनी डिफ़ॉल्टर हैं, कौन सा कितना डिफ़ॉल्टर है। मैं हल्फन कहता हूँ कि जितनी लोगों के साथ मैं आता हूँ, जिन तंजीम के साथ, या जो मुझे सारा दिन आकर दुकानदार इस अपने मसले के सिलसिले में आते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शायद ये जो साल निकाल कर कोई 1-2 करोड़ के होंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ ठीक है, हम मानते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड कस्टोडियन है, मालिक है, लेकिन क्या असेंबली की कोई अहमियत नहीं है? अभी मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा कि इस पर अवामी मफाद में काम किया जाए। जनाब चेयरमैन, जिस तरह मियाँ साहब गुजारिश कर रहे हैं, तमाम मेंबर्स हम जो बैठे हुए हैं सब एक पेज पे हैं, तो सब मेहरबानी कर रहे हैं, जैसा राव साहब ने कहा है कि इसको नोटिफिकेशन को फ़िलहाल सस्पेंड करके तो वो असेंबली को भेज दें। उसके मुताबिक जो है वो करना फैसला जो भी होगा, जो भी फैसला। हम सारे लोग एक पेज पे हैं। और देखें, ये एक शहर की सिर्फ व्याड़ी की बात नहीं है, ये पूरे पंजाब की बात है। हमारे टोबा टेक सिंह की बात तो राव काशिफ साहब वाली कि जिम खाना कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, वो रुपये की नज़र नहीं जा रही इन गरीबों की तरफ जिनका घर
कस्टोडियन है, वो इनके कस्टोडियन है। असल में जी इन गरीबों के लिए हमें नहीं, एक मिनट, यहाँ यही सवाल राइज होता है, क्वेश्चन राइज होता है। उसमें जिम खाना पे और जनाब क्लब फैसलाबाद वो भी इसके साथ एसोसिएट कर दे। सुन लें नोटिफिकेशन जब लाइक करेगा नादर साहब, तो वह होल ऑफ द पंजाब करेगा या उससे कुछ अदारे एक्सक्लूड हो जाएंगे? ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट पंजाब में सर होल ऑफ द पंजाब है सर जी। तो फिर ये सवाल है कि जो को ब्राह्मण हैं वो क्यों एक्सक्लूड हो रहे हैं? इसी नोटिफिकेशन वो उन पर भी असरअंदाज होता है, उनके लिए भी वही कानून है, वही असूल है। तो फिर पहले बड़े घर से शुरू कर लें, ज़रा नीलामी की बात तो करके देखें। लेनी देनी तो बाद की बात है, नीलामी की ज़रा जिमखाना की बात तो करके देखें, कोई जुर्रत तो करे। ठीक है ना, हम तो अपने तय कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगत रहे हैं, लेकिन ज़रा डिपार्टमेंट बशमूल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरे मेंबर्स सारे, ठीक है, तो ज़रा करें ना जुर्रत, वहाँ से शुरू कर लें। तो फिर हम अपने दोस्तों को समझा लेंगे कि भाई देखें ये इतना बड़ा अदारा नहीं छोड़ा, तो आप भी मेहरबानी करें, इन्हें पैसे दें जितने मांगते हैं, जिसे कहते हैं कर लें। ठीक है ना, तो इसमें आप ज़रा ये मशवरा भी दीजिए। अरे इसमें होनी चाहिए, नीलामी के नहीं होनी चाहिए। आप ये भी ज़रा बताएं ना सर, मैं ऑनरेबल कमेटी को लीगली असिस्टेंस तो प्रोवाइड कर सकता हूँ, फैक्चुअली शायद कोई मैं आप सिर्फ इतना मत कर रहे हैं। इन्होंने देखो ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 75 ईयर हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, 75 ईयर से लीज कर रहे हैं। बाकी आज तक कितनी लीजों को इन्होंने ओपन ऑक्शन में दोबारा नीलाम किया है, वो बता दें। अकेला सिर्फ ये दुकानदार नहीं, दूसरे लोगों भी लीजें तो दी होंगी, ज़मीनें भी पूरे पंजाब के दफातर जो हैं वो डिफॉल्टर पंजाबी चा दिए। छोटे छोटे दुकानदार सादा जाती कम किसी का नहीं खुदा नहीं करता, ना मेरी दुकान है, ना बाबा साहब की, ना चीमा साहब की, ना साकिब खुर्शी साहब की, ना लंगड़ियाल साहब की, ना मियां अमजद साहब की। अवाम है वो बेचारे अगे बहुत तंग ने। ईमानदारी गल सानू डरना चाहिए उस वक्त तो, ये ना हो साढ़े सारे कालर पड़ लैन। हालात तेज़ी नाल उधर जा रहे हैं भी। जेड़ा मैं अपनी मिसाल देना, मैं बंदा सीखता ना जिंदगी के नाल। मैनू एक DC साहब ने कहता भी तुसीं दुकाना करा दो, मैं लिबर्टी बना देना। मैं अपनी गल कह रहा हूँ, मैं दुकान जगह सकते सर उन्होंने हटा दिया दुकाना बगैर रजिस्टेंस तो। DC साहब बाद च मुकर गए। वो मैं देखना सुबह लोग बेचारे वो दुकानदार जो 40-50 सालों तो बैठे थे उत्थे, तो वो मनु एक दिन मैं अपने घर की मेंटेनेंस रिपेयर करानी सी, मैं अपने घर की मेंटेनेंस रिपेयर करानी सी। जो मैं दूसरे घर च गया ना रात रहने वास्ते, मैं सारी रात नींद आई, मैं सिगरेट पींदा रहा। वो मैनू आया जेहन च, मैं यार मैं किड्डा वड्डा जुल्म कर बैठा। अगर मैं अपना घर तो बाहर अज दूजी रात सौन लगा, बाहर गुजारन लगा, मैं नींद नहीं आ रही, मैं किड्डा वड्डा जुल्म करता। DC के कहने 50 साल के लोगों को दुकाना करातियाँ। काश इस पॉइंट ऑफ व्यू ना सोचो, फिर फैसले का हल होएगा। यार पहली तो गल पंजाब मलिक साहब ने तुहानू रोकिया कुछ करन तो, उन्हें जो अदारे का मौक़िफ़ है उन्हें बयान करता फैसला। अच्छा, इसमें इट मीनस इत्थे किराएदारी एक्ट लागू होएगा। 100 नहीं 1200 गुना। रेंट बढ़ाने ते शायद इन्ना ज़्यादा फोकस नहीं है कि चलो SMBR साहब भी उत्ते एग्री कर गया कि ठीक है ये कर लो, रीअसैस करके एक मुनासिब हद तक रेंट बढ़ जान। किराएदार भी इससे एग्री कर गए, 100% ते किराएदार एग्री कर गए कि ठीक है बढ़ा लो, ठीक है मार्केट के मुताबिक चीज़ों कर लो। असल इशू है नीलामी। अमलन मलिक साहब भी बाकी ऑफिसर्स भी गुफ्तगू च गल नूं तस्लीम करते हैं कि यह सही कह रहे, लेकिन इन्हां दियां कुछ लिमिटेशनस ने सारियां दियां।
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਤੋਂ ਪਾਸ अच्छा जी, इसमें जो एक बात है ना कि साकिब खुर्शीद साहब हमारे इस असम्बली के वन ऑफ द 2 और 3 मोस्ट सीनियर मेंबर हैं, तो उन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल 100% है कि उनको जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी ठीक होने चाहिए, उन पे भी उसका भी हल निकलना चाहिए। और वो जो ये एजेंडा लेके आए हैं पूरे पंजाब का लेके आए हैं। नईम बाबा साहब ने एक बात की और वो मैं उस वक़्त से वही बात सोच रहा हूँ कि हमारे लिए जो हम ये ऑफिसर से आगे जो ये हम सारे बैठे हुए हैं, हमारे लिए तो अशराफिया वही अवाम है जिनकी ये दुकानें हैं, तो हम तो उन्हीं के साथ ही हमारा जीना मरना है। वो अगर हैं तो हम इधर हैं वहाँ। तो ये इसमें ना कुछ जो चीज़ें हैं, एक तो ये जो 2019 का नोटिफिकेशन हम पकड़ के बैठे हुए हैं, इसके बाद क्या कोई नोटिफिकेशन हुआ है? एक तो डिपार्टमेंट ये हमें क्लियर कर दे कि 2019 के बाद भी कोई नोटिफिकेशन हुआ है आज तक। दूसरा ये क्लियर कर दें कि 2019 में जब ये वो किराएदार, उनका जो एक बैगेज उनके लिए बनाया गया कि वो अगर एक दुकान पे आज 10,000 किराया है, उसको अब 15 कर देंगे, हो सकता है वो उसको एग्री हो जाए, वो मान जाए। लेकिन वो जो है दुकानदार, उस पर जो पीछे कोई 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख फ़ी दुकानदार पड़ा हुआ है बैगेज, वो उसके लिए एक मसला अब क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो तब नहीं कलेक्ट हो सका जब से ये नोटिफिकेशन हुआ है, तो फिर तो वो जो ऑफिसर्स जिन्होंने ये कलेक्ट करना था उनसे पूछना चाहिए। उन दुकानदारों का तो कोई कसूर नहीं है जिनका वो पेंडिंग पड़ा हुआ है तब से। अब एक और ये नोटिफिकेशन जो है, इसकी मुद्दत कितनी है, ये कब से जो आखिरी नोटिफिकेशन हुआ है या ये जो पहला हुआ है, इसके बाद कोई अगर नया आया तो इसको भी डिपार्टमेंट हमें थोड़ा सा क्लियर कर दे। और फॉर द ये, क्योंकि अभी मैं बात पहले हो चुकी है, ये बाकी चीज़ें तो अभी डिपार्टमेंट से पूछ लेते हैं। हम अगली कमेटी में जी सेक्रेटरी साहब, अगली कमेटी जब भी होगी हमारी, उसमें चले जो लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट ने तो अपना वो एक वर्जन नहीं दे सकते हैं, तो अगली जो कमेटी है उसमें हम ये जो जितने क्लब हैं, वो चाहे तो जिम खाने, हो सकता है ये काम हमसे ही होना हो, तो इसका आगाज़ हम ही करें। उसकी भी डिटेल्स काइंडली पूरे पंजाब की ज़रूर लेके आई जाए अगली कमेटी में। ये तो अगली कमेटी के लिए डायरेक्शन है और अभी देख लेते हैं। जनाब चेयरमैन, मैं सर आपका करते थे। जनाब चेयरमैन, एक बात करना चाहता हूँ। जनाब से मेरी प्रिविलेज मोशन जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है जी इस हाउस के बिजनेस में, अब हाल ये है कि वो टेबल ही नहीं हो रहे, कमेटी की मीटिंग ही नहीं हो रही, एजेंडे भी नहीं आ रहे। इतने बाख्तियार लोग हैं, ठीक है ना, कितनी बहस हुई, कितना कुछ हुआ, ठीक है ना, वो हम तो पागल लोग हैं, इनसे अड़ा के पंगा अड़ा के बैठ गए हैं और मार खा रहे हैं। उधर नहीं आया, इंशाल्लाह इस कमेटी में आएगा। चेयर की परमिशन से जनाब चेयरमैन, ऑनरेबल चेयरमैन की परमिशन से के इल्तवा है जी, इसको पेश नहीं, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। जनाब चेयरमैन, आपने अभी फरमाया सर ये रिलेटेड सर ये एक सर चेयरमैन साहब अगर सर इजाज़त दें तो एक हमारे पास ऑलरेडी इसी कमेटी को रिफर्ड है, वो रेलेवेंट है, उसका पिथ एंड सब्सटेंस जो है वो सेम ही है जैसे पहले वाली जनरल मोशन है। अगर सर फ़र्क है तो चेयरमैन की परमिशन से हम ले सकते हैं। जी जी ज़रूर, लेकिन ज़रूर जैसे मैंने पिथ एंड सब्सटेंस इसीलिए वर्ड यूज़ किया कि उसमें एग्जैक्ट डिटो होना उसका ज़रूरी नहीं है, मतलब उसमें रिलेटेड है कहीं, तो इसीलिए हमें इसको आज टेकअप। जनाब चेयरमैन, आपने अभी फरमाया कि 2019 का ये नोटिफिकेशन है, क्या 2019 में कोई हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती थी? क्या उस कैबिनेट ने अपने फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करवाना था? हमने ही करवा कर अपना बेड़ा गर्क करना है।
जी मैंने यही बात पहले की है कि ये जो उस वक़्त से लेकर आज तक इकट्ठा नहीं कर सके वो बैगेज हमारे लिए ना छोड़ें, वो जो उस वक़्त के ऑफिसर्स थे जिन्होंने वो इकट्ठा करना था उनसे पूछा जाए, दुकानदार को क्या कसूर है उसमें। चेयरमैन अगर आप परमिट करें तो वो हम जी मामला ये है कि पंजाब के देही इलाकों, कस्बों और शहरों के गिरदोनवा में लाखों की तादाद में लोग सरकारी ज़मीनों पर बरसों से गैर कानूनी तौर पर काबज़ हैं। इन ज़मीनों पर गैर रस्मी आबादियाँ, दुकानें और कारोबारी मराकज़ कायम हो चुके हैं। हुकूमत के लिए इन कब्ज़ा ग्रुपों से ज़मीन वागज़ार करवाना एक नहायत मुश्किल और हसास मामला बन चुका है, क्योंकि ज़बरदस्ती कार्रवाई की सूरत में संगीन नौइयत के इंसानी अलमिए, अफरा तफरी या अमन व अमान के मसाइल जन्म ले सकते हैं। ये भी काबिल ज़िक्र है कि इन ज़मीनों पर आबाद लोग कई दहाइयों से यहाँ आबाद और रहाइश पजीर हैं और उनकी कई नस्लें वहाँ पली बड़ी हैं। ऐसे हालात में ये मसला ताकत की बजाय पॉलिसी और फ़हम व फरासत के साथ हल किया जाना चाहिए। आए रोज़ ऑपरेशन के नाम पर इन लोगों से रकूम बटोरी जाती हैं और ये महकमा माल के अहलकारान का मुस्तकिल ज़रिया आमदन व कब्ज़ा ग्रुपों का मुस्तकिल कारोबार और हुकूमत के लिए मुसलसल दर्द सर है। इस मसले के मुस्तकिल, पायदार और जामिया हल के लिए इस ऐवान में बहस करके जामिया पॉलिसी मरतब की जाए। ये इसमें रिपोर्ट मेरा ख्याल मांगी गई होगी, पता नहीं वो आई है या नहीं आई है। अभी तक सर जवाब इसका मौसूल नहीं हुआ। ऑनरेबल चेयरमैन अगर डायरेक्शन देना चाहें इस पर कोई दूसरा। जी जनाब मलिक साहब, जब ये रेफरेंस हमारे पास आया तो उसी वक्त हमने तमाम पंजाब को एक लेटर ले, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, और इसी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। आलमोस्ट डिटेल आ गया हमारे सिवा 4 डिस्ट्रिक्ट के। और आज भी मैंने आने से पहले एक हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड के इंक्रोच बड़े चंक थे वो तकरीबन तमाम 4 डिस्ट्रिक्ट में वो 23 के करीब थे। वो डीसी को लेटर लिखा है कि हम पीरा की फोर्स की मदद के साथ इसको आप फौरी तौर पर वेकेट कराएँ। जो शॉप या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है, अमजद साहब के साथ मेरी पहले भी इस पर बात हुई थी। हम इसके ऊपर पॉलिसी बना रहे हैं एक, ताकि इसको जो और इंक्रोच हो जाए हम खाली नहीं करा सकते। यहाँ बहुत पुरानी है और बहुत बड़े बड़े चंक। सर नेक्स्ट मीटिंग से पहले अगर आप काइंडली कोई इसमें रिटर्न रिप्लाई अपना यहाँ जमा करवा दें, भिजवा दूँगा। नेक्स्ट मीटिंग से पहले आप नेक्स्ट मीटिंग सर थोड़ा पहले, ताकि हम एजेंडा में शामिल उसको अकॉर्डिंगली कर सकें। जो कि आज के एजेंडे में था नहीं, इसलिए आज के एजेंडा में सर इसीलिए क्योंकि रिक्वेस्ट यही की जा रही है कि नेक्स्ट मीटिंग से पहले आप इसका जवाब सर भिजवा देंगे। अब जी वो जो पहले क्वेश्चन थे, ये 2019 वाले नोटिफिकेशन के बाद कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं? मीटिंग में ये पॉलिसी जो डिसीजन लिए गए हैं ना कि इसकी फर्दर डिस्पोजल कैसे होगी, इसका रेंट शेयरिंग फार्मूला कैसे बनेगा, वो सारे मिनट्स और तमाम लेटर मौजूद हैं, वो मैं आपको सेट प्रोवाइड कर दूंगा जी। राइट, ठीक हो गया। और इस पे जो लोकल गवर्नमेंट और आपके ये सेम ही सारा चलता आ रहा है? जिस अब इसमें सर जो कैटेगरी थी ना, 3 किस्म की प्रॉपर्टीज़ थी। एक प्रॉपर्टी वो जो प्योर गवर्नमेंट की थी, उसके ऊपर कुछ लोगों ने आज खुद दुकानें बना ली या टीएमए ने बना के दे दी। बेसिकली जो हमारे लॉ है ना, हम टीएमए को जो ऑफिशियल पर्पस या किसी ने स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरी, प्ले ग्राउंड और बिल्डिंग बनाने की वो तो लैंड यूज़ कर सकते थे, लेकिन उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे। वो फिर जब भी उसने लेनी है हम उसको सेल करेंगे, पंजाब गवर्नमेंट सेल करेगी ज़मीन टीएमएस को भी। टीएमएस में उसने कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकती। फिर तय हुआ टीएमए ने कहा चूँकि हमारा बहुत सारा स्टेक इसके ऊपर है, हमारे डेवलपमेंट का चीज़ें इसके ऊपर चलती हैं। फिर तय 50% किराया जो था ना कलेक्ट डिप्टी कमिश्नर करेगा और कॉकआउट बकायदा उसी वक्त 2 चलान फार्म बनेंगे, एक पंजाब गवर्नमेंट के हेड में चला जाएगा, टीएमए के हेड में चला जाएगा लोकल गवर्नमेंट के। ये मैकेनिज्म उस वक्त सेट हो गया था। इसका मतलब मलिक साहब आपने मेरी बात की तईद की भी, जब ये डिसीजन हुआ 50% म्यूनसिपल कमेटी के पास चला जाएगा, 50% सूबाई गवर्नमेंट के पास चला जाएगा जी। लामहला ये पॉलिसी आने तक उन्होंने पहले ये लेटर इशू हुआ भाई म्यूनसिपल कमेटी किराया ना लें, किराया रोक दिया गया, आप उसे डिफॉल्टर कह रहे हैं। मेरी यही रंबल आपसे चले उसमें देखें ना, ये असल देखो ना, नीचे से आपको जवाब आया, नीचे से बुरा बहाड़ी से उन्होंने ये अपनी नैली को छुपाने के लिए इस तरह उन्हें बिल्कुल डिफॉल्ट करार दे दिया। राव साहब के अंदर दा वकील जाग पिया है। राव साहब अगर मैंने जो रिपोर्ट थी ना, मैंने जो भी अल्फाज बोले हैं, मैंने फिगर अपनी तरफ से एक फिगर नहीं,
मैंने वो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो फिगर आए थे मैं वो कोट किए हैं। साकर साहब को मेरी बात अगर फिगर कोई गैर मुनासिब लगे हैं तो उसकी मैं सर मेरे ज़ाती फिगर नहीं है, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ मेरे ज़ाती फिगर नहीं है। अब वो भी फिगर कोई हरफे टोटल रॉन्ग है हो सकता है, मैंने कब क्या एंडोज कर रहा हूँ, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने फिगर जो डीसी के लेटर सिग्नेचर के हैं वो फिगर पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप मेरे पास जब भी आते हैं देखो ना असी पब्लिक ना रहने 100% जो मैं कह रहा ना इस नहीं होया। पहले म्यूनसिपल कमेटियां का किराया रोकता गया, म्यूनसिपल कमेटीज़ ਨੂੰ उन्होंने पहले म्यूनसिपल कमेटी किराया दे रहे सन, जो किराया रोकता गवर्नमेंट ने खुद ही तो उन्हें डिफाल्ट तो होना ही सी ना। एक इन्होंने डिफाल्ट की गलत इंटरप्रिटेशन की है। देखो ना हम तुहाडा फार्मूला डिसाइड हो गया, हुण बंदा किराया ना देवे फिर विलफुल डिफाल्ट है। हुण फैसला है करिए। हाँ चेयरमैन साहब आपकी इजाज़त जो ये डिफ़ाल्ट जिसे ये डिफ़ाल्ट कह रहे हैं ना, मेरा ख्याल में वो गलत रिपोर्ट दी गई है ने। आप तो अगर फ़र्ज़ करें वो डिफ़ाल्ट उन्हें एक टाइम दिया जाए, क्योंकि पॉलिसी बाद में आई है, किराया पहले रोक दिया गया था। 1 साल का तो पहले ये एक्सक्लूड किया जाए। हाँ जी, ये जो 1 साल का जो सूओ मोटो बढ़ गया काम। मियाँ साहब ठहर एक मिनट सुनो। मियाँ साहब भट्टी साहब मोबाइल जरा छड्डो ना जरा। ये डिफाल्ट की तारीफ जी कर रहे हैं, डिफाल्ट शो किया गया, ये रिपोर्ट गलत है। फिर ये नवी असैसमेंट के उत्ते जी असी तो मेरा तो इसमें ये आपसे रिक्वेस्ट होगी आप बाकायदा डायरेक्शन दें भी एक टाइम पीरियड मुनासिब देखें ना। कारोबार के हालात आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो कोई कारोबार भी नहीं करता। कारोबारी लोगों के हालात तो बेचारे बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। वो जो बकिया अमाउंट है उनकी उन्हें इंस्टॉलमेंट में लिया जाए, कम से कम 3-4 इंस्टॉलमेंट कर दिया जाए ताकि देने में आसानी हो और रिकवरी ज़्यादा हो। इससे रिकवरी ज़्यादा होगी। नंबर 2 मेरी दूसरी आपसे हम्बल ये रिक्वेस्ट है, इस मसले को आप लाइट ना लें। मैं आपका रवैया देख रहा हूँ बड़े लाइट ले रहे हैं, तो आप डायरेक्शन दें हमारी तरफ से वोटिंग करा के भी जो अंधेरे में रख के ये फैसला हुआ है इस पॉलिसी को फिलफौर रोका जाए और दोबारा इस पॉलिसी पे रिविज़िट किया जाए। मेरे ख्याल में ये जो किरायादारी एक्ट इस पे लागू होता है उस पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ना कि ऑक्शन की तरफ जाया जाए, क्योंकि ये एक आदमी का फैसला नहीं, एक ख़ानदान का फैसला नहीं। कम अज़ कम 2.5 से 3 लाख सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी के किराएदार या म्यूनसिपल कमेटी के या ज़िला कौंसिल के दूसरे अदारों के किराएदार अगर उसमें इस पॉलिसी में आ गए ये तो तादाद लाखों में चली जाएगी। बजाय हम अगला इलेक्शन लड़ने के यही हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। जी इसमें अपोजिशन वोटिंग करवा किसी लेते इशू हैं। से नहीं इकट्ठी होती है। देखो इसमें जी इस वक्त पे जो जहाँ पे भी ये चल रही है जो नीलामी और ये जो मामला पिछले किरायों के, इस पे डिपार्टमेंट एक प्रॉपर हमें बना के दे दे कि वो जो उनके पुराना किराए रहते हैं उस पे वो हमारी इंस्टॉलमेंट अगर बना सकते हैं तो कितनी भी इंस्टॉलमेंट हमें बना के दे सकते हैं जो लोग बआसानी पे कर सके। एक तो ये डिपार्टमेंट ज़रूर इस पे वर्क करें कि वो अगर उन लोगों की सहूलत के लिए उनकी इंस्टॉलमेंट वो बनानी, वो कब तक वो कितनी इंस्टॉलमेंट उसकी बनेगी, 3 बन जाए, 4 बन जाए, 5 बन जाए या इससे भी ज़्यादा अगर पॉसिबल है तो वो डिपार्टमेंट ये एक हमें बताए। दूसरा ये 2019 के नोटिफिकेशन के बाद से लेके अभी तक इस 2019 से लेके अभी तक जितने नोटिफिकेशंस या जो इस पे वर्किंग हुई है, जो प्रोसीडिंग हुई है, वो डिपार्टमेंट हमसे शेयर करे इन द वेरी नेक्स्ट मीटिंग जो भी हम कॉल करें। ये पॉलिसी जो है ये भी नेक्स्ट मीटिंग में लेके आई जाए और तब तक के लिए जब तक ये नेक्स्ट मीटिंग नहीं होती और हमारी ये जो है एक डिसीजन नहीं होता कि उन लोगों की सहूलत के लिए हम उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं,
तब तक के लिए ये जो नीलामी है इसको भी रोका जाए। सर नेक्स्ट एजेंडा सर मैं जनाब चेयरमैन एक बात मिस्टर चेयरमैन नेक्स्ट एजेंडा आइटम जो एजेंडे पे क्वेश्चन इंक्वायरी थी रेज, जनाब मेंबर कॉलोनी साहब, मैं कोई एक दो चीज़ें जानना चाहता हूँ आज के एजेंडे पे कि महकमे की पॉलिसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कोई चीज़ अगर किसी डिपार्टमेंट को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलॉट होती है तो उसमें उसकी मेरी फ़हम के मुताबिक या मेरी समझ के मुताबिक या मेरे नॉलेज के मुताबिक उसकी एक लिमिटेशन होती है कि इतनी देर तक आप अपने इसको इस्तेमाल में लाएंगे। अगर वो नहीं लाएंगे तो वो ज़मीन जो है वो कन्फिस्केट हो जाएगी वापस। इस पे क्या इस पे ज़रा हमें बता दें। सर इसमें अभी जो भी ज़मीन किसी भी डिपार्टमेंट को अलॉट होती है वो तब अलॉट होती है जब ADP स्कीम उसकी अप्रूव्ड होती है। PND से स्कीम अप्रूव्ड होगी ज़मीन अलॉट, अदरवाइज ज़मीन अलॉट पहले होती थी अलॉट, अब नहीं हो रही। पहले का तो मुझे चूँकि ये 2 साल से तो मेरे इल्म में ऐसा है कोई 2 साल के जब ये पॉलिसी उस जी वो एक में तब तो पहले रिजर्व हो जाती ज़मीन, ठीक है। जब वो ज़मीन नहीं यूज़ कर ला कुछ विड्रा कर सकता बॉर्डर जी। फिर आपको पॉइंट आउट भी करूँगा। तो मैं पहले पॉलिसी जानना चाहता हूँ, पॉलिसी में कितनी मुद्दत है कि अगर वो उस ज़मीन को इतनी मुद्दत तक अपने इस्तेमाल में नहीं लाते तो फिर उस मकसद के लिए हाँ मेरे मुताबिक तो वो 6 माह है, ठीक है। अब मैं आपको 2 ज़मीनें पॉइंट आउट करता हूँ, बल्कि अब तो आप फेडरल गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उसको आप लीज़ करते नहीं हैं, उसको आप ऑन पेमेंट देते हैं, ठीक है। अब कॉमसेट यूनिवर्सिटी के पास टोबा टेक्सिंग में एक कोई 2.5-3 मरबे रकबा, ये गालबन 2003-4 में गालबन मिला यहाँ कहीं। तो उस पे आज तक कोई काम नहीं, कोई यूनिवर्सिटी बनी ना, किसी ADP में उनकी स्कीम में ना तब थी ना अब है। इसी तरह वज़ीराबाद में है एक उनके पास जी, कोई ADP नहीं है, ये भी सालों का मामला है। NGOs के पास भी हैं। ये तो स्पेसिफिक मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना, इस पे आप रिपोर्ट मंगवाएं। मैंने वैसे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो भी आ जाएगा आपके पास कि कितनी ऐसी ज़मीनें हैं जो दी गई थी और उन पे उनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वापस हो कोई और किसी और काम के मकसद में काम आए। जी और दीगर कुछ ये मामलात भी, एक मैसेज अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही आया है, मेरे ही ज़िले में कुछ अलॉटमेंट्स के हवाले से कोई इंक्वायरीज़ थी, तो उसमें डिपार्टमेंट ने वो पता नहीं कहाँ कहीं के कोने खुदरे में लग गई, वो एकड़ों की इंक्वायरीज थी अलॉटमेंट की बोगस या इस तरह। एजेंडे तो है नहीं, एजेंडा फारग है, हम टेबल आइटम पे गल कर रहे हैं। अच्छा है तो नेक्स्ट एजेंडा आइटम मिस्टर चेयरमैन, नेक्स्ट एजेंडा आइटम हमारे पास है जी नेक्स्ट एजेंडा ये प्राइवेट मेंबर बिल है सर मिस्टर चेयरमैन, पंजाब विमेंस इनहेरिटेंस राइट्स इन्फोर्समेंट बिल 2025 मूव्ड बाय मिस आसमा एहतिशाम उल हक। मैम आप उसको अपना बता दें बिल के। शुक्रिया जनाब चेयर। The Punjab Women Inheritance Rights Enforcement Bill 2025 Statement of Objective and Reasons. Women's inheritance rights in Punjab, Pakistan are governed by combination of Islamic law, constitution guarantees and provisional legislation. The Punjab provinces has to take additional steps to improve implementation, establishing framework on legal basis. Under Islamic law, women are entitled to specific shares in inheritance, daughters, wives, mothers and sisters.
all have defined portions based on their relation to the deceased in Constitution of Pakistan, Article 23 and 24. Protect the right to occur, hold the dispose of property, streamline succession procedures, and strengthen punishment for fraudulent denial of inheritance. Hence this bill. जनाब चेयर, मैं आपके इजाज़त से थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले जी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी पंजाब की सीएम एक फ़ीमेल हैं और उन्होंने जिस तरह से फ़ीमेल्स के लिए काम किया है वो बहुत मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, और जिस तरह से उन्होंने इनिशिएटिव दिए हैं और जिस तरह से वो प्रोजेक्ट्स ला रही हैं वो वाकई काबिल सताइश है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई है उन्होंने हमेशा ख़वातीन के लिए काम किया है, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया है। इसमें आप हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को देख लें कि उन्होंने भी इसके लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए और पैकेज दिए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम सीएम के काम को देखें तो शायद हमारी 2-3 मीटिंग्स इसी पे ही हो जाएंगी जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स दी हुई हैं फ़ीमेल्स के। तो इसके बाद मैं आपको ये कहूँगी कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ इस पे अपने बिल का कि इस पे बहुत काम हो चुका है, पहले भी बहुत ज़्यादा वर्किंग भी हो चुकी है, लेकिन आपको पता है कि जनाब चेयर कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमेशा इसमें बेहतरी हमें करनी भी चाहिए और इस चीज़ के लिए हमें काम करना चाहिए। मैंने इसमें बहुत थोड़ी सी मेरी एक अदनी सी ये कोशिश है कि हम ख़वातीन के लिए कुछ मैं उनकी प्रॉपर्टी के लिए और उसमें जो जिस तरह से उनको हिस्सा नहीं मिलता वो आपको भी पता है कि हमारे समाजी रवैये और कानूनी पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनको सही तरह से उसमें हमारी माँओं बहनों और बेटियों को हक़ नहीं मिल सकता, और ये अभी तक ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने ये बिल पेश किया है इसमें हमने अपनी सजेशंस मैंने थोड़ी सी अपनी दी हैं कि हमें किस तरह से इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको और ज़्यादा बेहतर ला सकते हैं। इस चीज़ में मैं सबसे पहले सीएम का और मैं स्पीकर साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया और इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आज मैं ये बिल आपके सामने मतलब मैं सजेशंस के लिए लाई हूँ। इसमें अगर आप देखें तो आप आर्टिकल 23-24 में प्रॉपर्टी के बारे में तफसील से बताया गया है। आर्टिकल 25 अगर आप देखें तो उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम का कोई फ़र्क नहीं है, उसमें सबको मसावी हकूक़ दिए गए हैं। मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस है, इसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट है। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो उसमें ख़वातीन के हकूक़ बताए गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ आपके तवज्जो से और कमेटी के सब मेंबर्स को ये कहना चाहूँगी कि इसमें अगर वो अपने लिए भी बेहतरी की कोई और चीज़ लाना चाहते हैं तो हम मिल के इस बिल को लाएं और इतना अच्छा लाएं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको इस बिल का फ़ायदा हो। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर कोई सजेशंस ये लोग भी देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। मैं ओपन हार्ट इनको कह रही हूँ कि हम वेलकम करेंगे और इस बिल को अच्छे तरीके से ताकि पेश करें ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको सबको इस बिल का फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये बिल मैं अपनी सीएम साहिबा को डेडिकेट करता हूँ। थैंक यू सो मच। प्रपोजल नहीं दी, इसमें क्या रिफाइन करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग जी इसमें हैं सजेशंस हैं, इसमें जो सजेशंस जो हमने दिए हैं जी इसमें जनाब पहले राय ले रहे हैं जनाब एक मिनट सर। मिस्टर चेयरमैन मैं असिस्ट कर दूं। लॉ डिपार्टमेंट से पहले इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का व्यू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये गवर्नमेंट बिल नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट बिल हो तो इवन देन भी वैसे एडी का यानी डिपार्टमेंट का वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले। लॉ का तो फिर लॉ पॉइंट पे होगा, और फ़िलहाल अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सर तशरीफ़ रखते हैं वो हमें इसमें आगाह कर दें। चेयरमैन इसमें मेरी एक क्वेरी है, पहले वो बाद में वो राय दे रहे हैं। क्या चूँकि जो बिल इन्होंने बयान किया है वो वाक़तन इसकी ज़रूरत भी थी, इससे काफ़ी सारी बेहतरी आ जाएगी, तो क्या ये मौसर बेमाजी होगा? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लिटिगेशन इस हवाले से चल रही है, लोग बहनों को कबूल करने से इनकारी हैं, वालद की फुफियों को कबूल करने इनकारी हैं, लिटिगेशन चल रही है। क्या उस पर भी ये असरअंदाज होगा, मौसर बेमाजी होगा या इसके बाद लागू होगा? ये ज़रा इसको बता दें पहले। सर इसका अगर इजाज़त दें तो सिंपल सा है, क्योंकि इसके अंदर एट वंस लिखा हुआ है। ये फ्यूचरिस्टिक है, ये यानी कि पिछले केसेस को कोई डील नहीं करता, कोई इस तरह का मेकनिज़म नहीं है इसके अंदर। ये जब मैं इन डेप्थ चीज़ों को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 बता दूंगा। सिंपली ये है कि ये एट वंस है और फ्यूचरिस्टिक है, बैक डेट से नहीं है। जी थैंक यू सर। अच्छा सर, जब ये हमारे पास बिल पहुंचा हमने इसके ऊपर अपने कमेंट्स वर्किंग तैयार कर ली थी। इससे पहले इसकी यह है कि हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हुई थी जो वुमेन अम्बर्समैन पॉइंट को उसके कोई एक्ट के मुतालिक।
इसके ऊपर चूँकि ऑलरेडी जैसे सेक्रेटरी लॉ ने भी कहा और अमीर साहब ने भी कहा, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी लेजिस्लेशन हो चुकी है, एक्ट मौजूद हैं। हम उन तमाम को मद्देनजर रखते हुए इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक एक्ट अपना ड्राफ्ट कर लिया है। चूँकि अब सीनियर मेंबर साहब को फ्लड एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा, चूँकि वो चेयरमैन PDM में भी है, उस वजह से भी काफ़ी उनकी एंगेजमेंट थी, तो वो ड्राफ्ट हम अपना लॉ के साथ शेयर करेंगे। लॉ उसको एक दफ़ा देख लेगा, जब करेगा हम वो आपके साथ ही शेयर कर लेंगे और इसके ऊपर फिर हम अपना प्रॉपर। सर मैं ज़रा असिस्ट कर जो गवर्नमेंट बिल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका नादिर साहब अगर आप बता सकें कोई प्रिंसिपल अप्रूवल हमारा जो रूल्स ऑफ बिजनेस में रूल 33 के मुताबिक उसमें प्रोसीड हो गया? अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आके आपके जवाब को जो है रेस्पॉन्ड करता हूँ, आंसर करता हूँ। सर ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, इस ऑनरेबल फोरम ने, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब ने 2021 में कानून पास किया था, ठीक है जी, जिसका टाइटल था पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वीमेंस प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2021, और सेम लाइक लेजिस्लेशन फेडरल गवर्नमेंट ने भी की थी। वो फेडरल गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेशन थी इनिशिएट वहाँ से हुआ, दैट वाज चैलेंज्ड इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसकी मैक्सिमम प्रोविजन, जिसे मैं कहूँ कि सब्सटेंटिव पोर्शन ऑफ द लेजिस्लेशन वाज डिक्लेयर्ड वाइड। ऑन दैट वेरी बेसिस जो पंजाब का कानून था वो यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया, और वो जाहिर सी बात है कि सेम मिलता जुलता था। जब वो अल्ट्रा वायरस हो गया था, वाइड हो गया था, तो यहाँ पे भी ऑनरेबल कोर्ट ने इसका सब्सटेंटिव पोर्शन 2021 का वाइड डिक्लेयर कर दिया, और उसके साथ डायरेक्शन पास कर दी गवर्नमेंट को, सेक्रेटरी लॉ को, डिपार्टमेंट को, कि जी इसकी लेजिस्लेशन की जाए। जो डिपार्टमेंट से फरमा रहे थे वो उसी का ही शाखसाना है कि इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है, उसके ऊपर वर्किंग है, स्टेक होल्डर्स मीटिंग चल रही है, और गुज़श्ता कल भी मेरे ख्याल में एक मीटिंग थी, ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो पोस्टपोन हुई, जो नेक्स्ट वीक में होप सो होगी। वो प्रपोज़ल अभी डिपार्टमेंट के पास है, यानी कि जिस तरह सर आप बुखारी साहब फरमा रहे हैं, वो अभी समरी भी इनिशिएट नहीं हुई है 33(1), तो फिर बाद में प्रिंसिपल अप्रूवल आएगा। लेकिन इस वक्त नादिर साहब जैसे आप फरमा रहे हैं, हाई कोर्ट में जैसे वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हुआ, तो मेरा ख्याल उस जजमेंट में जैसे राइटली यहाँ पे उसी हवाले से बात भी हो रही है कि वो सेक्रेटरी लॉ से भी कहा गया था कि आप इसमें नए लॉ की तरफ आप कोई ऐसा निज़ाम बनाएं जो ऑफ कोर्स चैलेंज से थोड़ा सा उसमें अवॉइड करके आगे चल सके। नादिर साहब, ये चेयरमैन साहब आपकी इजाज़त, ये फेडरल सब्जेक्ट है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है? सर ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मैं दो अलग लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूँ। जो फेडरल है उसने भी अपना बनाया, हमने भी अपना बनाया, बेसिकली चूंकि मिलता जुलता सब एक ही सब्जेक्ट था, कंटेंट्स में। ऑनरेबल मेंबर की क्वेरी डिफरेंट है, ऑनरेबल मेंबर की क्वेरी सर डिफरेंट है। नादिर साहब वो पूछना चाह रहे हैं, मैं बता देता हूँ सर। जो सब्जेक्ट प्रोविंशियल होते हैं उन सब्जेक्ट के ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट होती है यानी पार्लियामेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, जो इस्लामाबाद शहर में ICT जिसे कहते हैं, उस हद तक लेजिस्लेशन कर सकता है। जो इस्लामाबाद में नादिर साहब फरमा रहे हैं जो अल्ट्रा वायरस हुआ, वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं था, वो सिर्फ इस्लामाबाद में एप्लीकेबल था। उसका कॉरस्पॉन्डिंग वर्जन यहाँ लाहौर में हमने पंजाब में, पूरे पंजाब के लिए किया, जिसको 21 में किया गया, और रिसेंटली वो अल्ट्रा वायरस हुआ है। ये एक मिनट चीमा साहब, मैं इस हवाले से एक मेरी प्रपोजल है जी। हमारे यहाँ इस वक्त मलिक साहब तकरीबन 70% केसेस जो है ना वो इसी तकसीम के इस वक्त चल रहे हैं या उसकी। तो मेरी इसमें सबमिशन ये है कि इसमें इस खुसूसन ख़वातीन के हवाले से कि जब विरासत मुंतकिल हो तो वो तकसीम करके मुंतकिल हो, साथ उसकी तकसीम डिवीज़न भी हो। जब उस वक्त चूँकि फौरी तौर पर फौतगी होती है, लालच का लेवल अभी शायद वो नहीं होता, हक खाने का भी अभी वो नहीं होता, तो उस वक्त अगर तकसीम साथ हो जाए विरासत के साथ साथ, तो बहुत सारे मसाइल से भी बचा जा सकता है और लिटिगेशन से भी बचा जा सकता है। तो इसके लिए काइंडली इसको ज़रूर पेश नज़र रखें, अगर मुमकिन है तो इसको इनेक्ट करें। उसमें इसमें ऐसे करती है कि इस बिल को जब तक गवर्नमेंट का बिल आते हैं वो तब तक पेंड कर लेती है। जब वो बिल आ जाएगा फिर इन दोनों बिल्स में जो बेहतर चीज़ें हमारे पंजाब की ऑनरेबल चेयरमैन, अगर आप इजाज़त दें और आप इसको ओनरशिप दें, तो मैम की मूवर की जो कंटेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स वाइल फार्मूलेटिंग द कंटेंट्स ऑफ बिल, उनको भी कंसिडर कर ले, अगर उनमें से अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, ताकि क्योंकि मैं यही कहूँगी कि जी सजेशंस हैं, आप प्लीज़ इनको ज़रूर लें, क्योंकि अल्टीमेटली जो
जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का बिल भी है वो भी इसी कमेटी में आएगा, तो देन दोनों बिल्स इस कमेटी के पास आ जाएंगे। फिर कमेटी दोनों में से जिसको बेहतर समझेगी वो उसको हमारे लिए मेरे लिए ये नहीं है कि जी मैंने पेश बिल किया, बड़ा अच्छा मुझे है, सिर्फ ये है कि बड़ा अच्छा ख़वातीन बिल है, को उनका लेकिन हक इसमें मिलना चाहिए। बहुत सारे अबहाम है। ठीक है जी, आप वो मिल के अबहाम जो है ना, ये अच्छा बिल रिटर्न हो में मैं हम लिख के लाया हूँ। मैं आपको वही ठीक कह है, रही हूँ इसे कि मैं आपको open जमा heart करवा welcome रहा हम करेंगे हूँ। कि इसको आप देख लें, देख के ये अबहाम जो है ना इसके ये दूर करें, उसके बाद बाकी ये बिल बड़ा अच्छा है। चीमा साहब की जो ये रिटर्न इस पे हैं चीज़ें, ये भी जब कमेटी होगी, जब ये बिल दोनों आएंगे तब ये भी साथ रखे जाएं ताकि इन पे प्रॉपर डिस्कशन होके इनको वो सेटल किया जाए। जी आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया डिपार्टमेंट का भी, जनाब सबका, जनाब मेम्बरान का, मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान आए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग जल्दी कॉल की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।